हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एंड हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? तो हिस्ट्री में हम लोगों का चल रहा है रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था एंड ऑब्जर्वेशन था किस चीज़ का? रिफॉर्म्स का, यानी कि चेंजेस का। तो बाय द वे मैंने आपका चैप्टर का जो मेन टर्म है वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है पहला क्लास या फिर दूसरे क्लास में। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा थर्ड क्लास है। तो बेसिक जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इसका समझ लिया है कि आखिरकार ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले थे आपका डेरोजियो से, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है इस चैप्टर में। तो बिना देर किए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों को चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है टॉपिक, वो है आपका लुइस हेनरी वाइवन डेरोजियो एंड यंग बंगाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लुइस हेनरी वाइवन डेरोजियो के बारे में एंड यंग बंगाल किसको कहा जाता है उसके बारे में। तो ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो सब पॉइंट आप अच्छे से देखिएगा एंड हो सके तो नोट्स बनाइएगा। अदरवाइज जो पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको पता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं कि लुइस हेनरी वाइवन डेरोजियो कौन थे एंड यंग बंगाल आखिरकार क्या है। एंड आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए अच्छे से देखिएगा। एंड साथ ही साथ ये जो आपका टॉपिक है इसके अंदर से एमसीक्यू वगैरह यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि डेरोजियो ज्वाइंट द हिंदू कॉलेज इन 1826। तो देखिए 1826 में इन्होंने आपका हिंदू कॉलेज को ज्वाइंट किया था एज अ टीचर, ठीक है। तो इन्होंने 1826 में आपका हिंदू कॉलेज में टीच करना शुरू किया था। एंड उस वक्त इनका एज क्या था? तो भाई उस वक्त इनका एज था 17। ही सर्व्ड अ पीरियड ऑफ 3 years एंड हैड अ प्रीमैच्योर डेथ एट एज ऑफ 23। तो भाई फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें पूरा का पूरा वाइवन डेरोजियो के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार वाइवन डेरोजियो ने कब हिंदू कॉलेज को ज्वाइंट किया था एंड कौन से एज पे ज्वाइंट किया था एंड कितने साल तक वहां पढ़ाया था एंड एट लास्ट के उनका डेथ कब हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा तगड़ा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा चीज हम लोगों को देखने को मिला है। सबसे पहला ये कि वो हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर आपका 1826 में आए थे, उनका उम्र था 17 साल। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे जो जो नंबर्स आपको दिख रहा है वो जल्दी जल्दी वो नंबर्स को याद कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो भी कर सके कीजिए, लेकिन ये नंबर्स को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बताया जा रहा है डेरोजियो कॉन्स्टेंटली प्रोमोटेड फ्री थिंकिंग अमंग हिज स्टूडेंट्स एंड प्रोमोटेड एडवांस्ड आइडियाज थ्रू हिज लेक्चर। तो भाई जो डेरोजियो थे उन्होंने आपका जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो हमेशा उनको सिखाया कि खुले ख्यालात को रखो। यानी कि उस वक्त जो भी आपका हुआ करते थे तो उस वक्त क्या होता था कि सोच बहुत छोटा होता था इंसान का। सोच छोटा इन द सेंस कि आपका जो भी अंधविश्वास होता था उस पर बहुत ज़्यादा सब बिलीव करते थे, ठीक है। तो उनका सोच जो है वो अंधविश्वास के ऊपर ज़्यादा रहता था। तो ये जो थे वो अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए प्रमोट करते थे, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे कि आपका सोच जो है वो खुला होना चाहिए, ठीक है। यानी आप अंधविश्वास वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, ये अपने स्टूडेंट को सिखाया करते थे। एंड बहुत सारे आइडियाज़ भी इन्होंने दिया किस तरह से जो है वो सोसाइटी को चेंज किया जाए, सोसाइटी में कैसे चेंजेस लाया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम है जो उस वक्त सोसाइटी में चल रहा था, उन सब के बारे इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया थ्रू हिज लेक्चर, अपने लेक्चर्स के द्वारा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे और देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या बताना चाह रहा है। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखा है कि अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ डेरोजियो। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड पॉइंट को सर्कल करते हैं एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ डेरोजियो हिज स्टूडेंट्स पब्लिश्ड मेनी मैगजीन्स। द टॉपिक डिस्कस्ड इन द मैगजीन्स वर कंट्री प्रॉब्लम्स, फीमेल एडुकेशन एक्सेट्रा। तो देखिए इसके जो स्टूडेंट थे यानी डेरोजियो के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे इनके लेक्चर्स से, ठीक है। ये जो लेक्चर्स देते थे, ये जो समझाते थे उनको, उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ करते थे इनके स्टूडेंट्स। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, बहुत सारा मैगजीन्स भी पब्लिश किया ये मोटिवेशन के कारण। यानी ये जो सिखाते थे अपने स्टूडेंट्स को कि भाई जो ये समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है उससे दूर रहो, अंधविश्वास को जो है वो दूर किया जाए समाज से, ये अपने
अपने स्टूडेंट को सिखाया करते थे। तो इनको स्टूडेंट जो है वो सीख कर बहुत सारे मैगजीन्स भी बनाए, और वो मैगजीन्स में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया था, यानी कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ये मैगजीन्स था। तो देखिए वहां पे आपका, यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक के बारे में कि कंट्री में जो जो प्रॉब्लम्स था उस वक्त, उसके बारे में वो मैगजीन्स में लिखा करते थे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे फीमेल एडुकेशन, यानी कि फीमेल को एडुकेशन मिले उसके रिगार्डिंग भी इनके स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मैगजीन्स को छापा था, बहुत सारे मैगजीन्स को पब्लिश किया था। तो अगर आप मैगजीन्स का नाम जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो वो नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट समझाया है, तीनों पॉइंट को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से तीनों पॉइंट चला जाए। मुझे मालूम है अभी याद तो नहीं हो पाएगा, बट कोशिश कीजिए शायद आपको याद हो जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड बाद में आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया है भाई कि डिरोजियो जो थे उन्होंने हिंदू कॉलेज को ज्वाइन किया 1826 में। उनका एज क्या था उस वक्त? उनका एज था 17 ईयर। दैट मीन्स के 17 ईयर से ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू क्या है, वो ऑलरेडी पढ़ा ही रहे होंगे कहीं, तभी तो आपका हिंदू कॉलेज, इतने बड़े कॉलेज में एज अ टीचर उनको अपॉइंट किया गया 1826 में, एंड उनका एज था 17। ठीक है, 3 साल उन्होंने वहां पढ़ाया। कितने साल पढ़ाया वहां? 3 साल उन्होंने वहां पढ़ाया, एंड उसके बाद उनका 23 ईयर्स में, एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, उनका प्री मैच्योर डेथ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका यहां से निकाले गए या फिर निकल गया, मतलब कि ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंदू कॉलेज छोड़कर खुद से चला गए। यहां पे आपका कुछ और भी चीज हुआ था कि हिंदू कॉलेज आपका 3 ही साल क्यों पढ़ाए, आगे भी तो पढ़ाना चाहिए ना। यानी कि देखिए इनका डेथ हुआ था 23 में, लेकिन इन्होंने हिंदू कॉलेज को छोड़ के कब गए? ये हिंदू कॉलेज को छोड़कर चले गए आपका 20 ईयर्स में। अब 20 ईयर्स में क्यों छोड़कर चले गए, उसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, उसको भी हम लोग पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? डेरोजियो constantly promoted free thinking among his students and promoted advanced ideas through his lecture। मतलब क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे? बताना ये चाह रहा है इस पॉइंट के थ्रू कि डेरोजियो जो थे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग सिखाया कि खुले ख्यालात से जीना चाहिए, जो भी समाज में अंधविश्वास हो रहा है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। ये सब इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के थ्रू समझाया। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया? थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि डेरोजियो के लेक्चर्स को सुन सुनकर इनके जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाया करते थे, एंड जो डेरोजियो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया करते थे अपने स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स इंस्पायर होकर बहुत सारे मैगजीन्स को भी पब्लिश किए थे। अब बात करते हैं कि मैगजीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था, किस किस टॉपिक के ऊपर आखिरकार मैगजीन को प्रिंट किया गया था। तो मैगजीन जो था वो आपका कंट्री प्रॉब्लम एंड फीमेल एडुकेशन और भी बहुत सारा उस वक्त जो सोसाइटी में आपका प्रॉब्लम्स चल रहा था उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनके स्टूडेंट्स ने मैगजीन्स को पब्लिश किया। तो आई होप सो अब आपको तीनों पॉइंट अच्छे से याद रहेगा। मैंने डबल आपको यहाँ पे समझा दिया है, 2-2 बार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे सबसे पहला पॉइंट, यानी कि अभी भी जो हम लोग चल रहे हैं वो भी डेरोजियो के ही पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ज्यादा था, दैट्स वाई मैंने 2 अलग अलग स्लाइड में यहाँ पे पॉइंट्स को लिखा है। ठीक है, एक स्लाइड में लिखता तो जो ये फॉन्ट है बहुत छोटा हो जाता, तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आता। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखते हैं पॉइंट में मैंने क्या लिखा है। तो डेरोजियो टाउट हिज स्टूडेंट्स अबाउट द एविल प्रैक्टिस ऑफ आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशन। Under the influence of radical thinking of Derozio, many of the students renounced their sacred thread। अच्छा, ये समझिए क्या है। तो डेरोजियो अपने स्टूडेंट को सिखाया करते थे कि क्या यहाँ पे आप लोग कर रहे हो। एडोलेट्री मतलब उस वक्त जो ये स्टूडेंट्स को ये भी बताया करते थे कि आप जो ये एडोलेट्री कर रहे हो, अंधविश्वास वगैरह कर रहे हो, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, ये सब एविल प्रैक्टिस है, एंड इसका समाज पे क्या क्या बुरा असर पड़ेगा वो सब अपने स्टूडेंट्स को ये समझाया करते थे लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो इनके इन्फ्लुएंस में आके, यानी इनके बातों को मानकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने अपने सैक्रेड थ्रेड को हटा दिया अपने गर्दन से। ठीक है, सैक्रेड थ्रेड मतलब आपने शायद देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे एक धागा पेन कर रहते हैं, अपने बॉडी में धागा बांध कर रहते हैं। ठीक है, एक सूता बांध कर रहते हैं, यानी कि आप उसको थ्रेड ही कहा जाता है उसको बेसिकली, तो उसको यहाँ पे सैक्रेड थ्रेड के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, जिनको नहीं पता है तो वो आप गूगल पे सर्च कीजिए सैक्रेड थ्रेड, तो आपको पता चल जाएगा। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा।
बाय द वे हम लोग का यहाँ पे टॉपिक ये है कि इनको बातों से जो है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाया करते थे स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। और ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे कि आखिरकार समाज में किस तरह से अंधविश्वास के कारण क्या क्या जो है वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या प्रैक्टिस, जैसे कि आपका सती वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस वक्त आपका सती वगैरह भी हुआ करता था, ठीक है। तो वो कितना ज्यादा एविल प्रैक्टिस है, वो क्यों होता था? वो होता था अंधविश्वास के कारण। ये तो आप सभी को मालूम है कि वो अंधविश्वास के कारण हुआ करता था। तो वैसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनके बारे में डेरोजियो जो थे अपने स्टूडेंट्स को बताया करते थे कि देखिए कैसे कैसे समाज में आपका सुपरस्टिशन से, आइडोलेट्री से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते थे इनसे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने सैक्रेड थ्रेड को ही अपने गले से हटा दिया था, ठीक है। अगर बुक में आप पढ़िएगा तो और डिटेल्ड वे में आपको बुक में मिलेगा, और ये वाला टॉपिक मैं सजेस्ट करूंगा कि खास करके आप जरूर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको ये वाला टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। तो बुक में जाइएगा, आपका ऊपर में हेडिंग दिया हुआ होगा डेरोजियो और साथ ही यंग बंगाल लिखा होगा, तो वो वाला अच्छे से एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी जब हम लोगों का पहला क्लास था हिस्ट्री का, तब मैंने आपको बता दिया था कि हिस्ट्री में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं या फिर कोई भी सब्जेक्ट में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, तो जिस वक्त आप ये लेक्चर को देख रहे हैं, जब आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो अपने साथ बुक लेकर बैठिएगा एंड जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसको बुक से रिलेट करके अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से समझ पाएं। तो बाय द वे ये वाला पॉइंट हम लोगों का हो गया है कवर। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है टू चेक द अल्ट्रा रेडिकल टेंडेंसीज इन हिंदू कॉलेज द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू डिसमिस डेरोजियो, ठीक है। यही मैं बता रहा था कि आखिरकार क्यों जो है वो 3 साल पढ़ाकर ही डेरोजियो वहां से चले गए थे। तो ये वो वाला पॉइंट है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि ये बताएगा कि आखिरकार क्यों डेरोजियो जो है वो 3 ही साल वहां पे पढ़ा पाए, ठीक है। तो थ्रो दो ही वाज डिसमिस्ड बट हिज थॉट रिमेन लॉन्ग इन हिज स्टूडेंट। बाय द वे ये वाला पॉइंट यानी नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले हम लोग यहाँ पे पहले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। यहाँ पे बोल रहा है टू चेक द अल्ट्रा रेडिकल टेंडेंसीज इन हिंदू कॉलेज। दैट मींस कि अब हिंदू कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि अब इनको फॉलो कर रहे थे, कोई भी पूजा वगैरह नहीं कर रहे थे, कोई बूत वगैरह को नहीं पूज रहे थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी आइडोल्ट्री एंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास वगैरह जो भी था, वो सबको ये लोग नहीं मान रहे थे, क्लियर है। और बहुत सारे पंडित वगैरह से भी ये लोग जाकर लड़ जा रहे थे, ठीक है। बहुत सारा चीज हो रहा था यहाँ पे। तो दैट्स वाई जो हिंदू कॉलेज के अथॉरिटीज थे उन्होंने सोचा कि ये जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है अब, ठीक है। अब जो हमारा जो आपका बोल सकते हैं एक तरीके से रिलीजन जो है वो अब खतरे में आ रहा है, अथॉरिटीज को ऐसा लगा। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेरोजियो को वहां से डिसमिस कर दिया। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो इसके पीछे आपका सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे किसका है? तो उनका नाम आपको मैंने पहले भी बताया है एंड अगेन अभी आपको बता रहा हूं, वो नाम है राधा कांतादेव, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि इन्होंने जो है वो इनको डिसमिस करवाया, कहां से? हिंदू कॉलेज से। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था पिछले क्लास में कि जो राधा कांतादेव थे वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव के वो लीडर हुआ करते थे। मैंने आपको बताया ही था कि वो कंजर्वेटिव्स के लीडर हुआ करते थे। दैट्स वाई वो ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ठीक है। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेरोजियो को कॉलेज से निकलवा दिया, उनको डिसमिस करवा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये था कि उनको निकालने के बाद भी उनके जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको निकालने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि जो भी हो रहा था वो सब बंद हो गया, नहीं, बल्कि उनके जो भी स्टूडेंट्स थे वो सब और ज्यादा अच्छे से मतलब और ज्यादा बढ़ चढ़ के वो सब काम कर रहे थे, क्योंकि जो जो उन्होंने सिखाया था वो सब उनके स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ था। वो चले गए तो उनसे क्या हुआ, लेकिन उसके स्टूडेंट्स जो थे वो एक एक चीज को फॉलो कर रहे थे उनका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि किस तरह से डेरोजियो जो है वो हिंदू कॉलेज को छोड़कर गए, या फिर किस तरह से डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से डिसमिस किया गया। ये चीज आपको इस पॉइंट में अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट। अब देखते हैं और भी पॉइंट है क्या। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या भैया? वो पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स दिला सकता है आपको। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। एंड 1 मार्क्स की कीमत कितना होता है वो आपको पता है। द स्टूडेंट्स ऑफ डेरोजियो कलेक्टिवली नोन एज यंग बंगाल। तो यंग बंगाल यही के बारे में बता रहा था अभी आपको कि 1 मार्क्स दिला सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यंग बंगाल किसको कहा जाता है? तो यंग बंगाल जो है वो डेरोजियो के स्टूडेंट्स को कहा जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स डेरोजियो से पढ़ा करते थे उन सबको कलेक्टिवली यंग बंगाल के नाम से जाना जाता था एंड अभी हम लोग उनको जानते हैं, ठीक है। तो यंग बंगाल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई यंग बंगाल क्या है?
यंग बंगाल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि डेरोजियो के स्टूडेंट्स थे, ये बात आप याद रखिएगा। बाय द वे यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, बाय 1840 द यंग बंगाल मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो भाई यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अपना चल रहा था, पूर जोर शोर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 1840 आते आते जो यंग बंगाल का जो आपका मूवमेंट था वो धीरे धीरे अपना मोमेंटम को लॉस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां पे वही मैं समझा रहा हूं आपको कि 1840 तक आते आते जो मूवमेंट था उसका जो मोमेंटम था वो लॉस होने लगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछला 2 पॉइंट अच्छे से वापस से डिस्कस करके बताया था, ये भी बताता हूं। पहला पॉइंट क्या भाई, पहला पॉइंट यही है कि उनके स्टूडेंट्स को ये बताया जाता था, यानी डेरोजियो अपने स्टूडेंट्स को ये बताया करते थे कि क्या क्या आपका एविल इफेक्ट्स हो रहा है सोसाइटी के ऊपर, आइडोलेट्री यानी कि जो बुत वगैरह को पूजा करते थे उस वक्त, उससे क्या क्या एविल इफेक्ट्स हो रहा है, एंड साथ ही साथ सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, उसके कारण समाज में क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं अभी, तो जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है समाज में उसका यहां पे जिक्र किया करते थे कौन, डेरोजियो अपने स्टूडेंट्स से। एंड उनके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, एंड इन्फ्लुएंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने सैक्रेड थ्रेड को, सैक्रेड नहीं सैक्रेड, तो सैक्रेड थ्रेड को रिनाउंस कर दिया, यानी कि अपने बदन से निकालकर फेंक दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है इस स्लाइड में, उसमें मैंने क्या समझाया है, उसमें समझाया है कि जो इतना रेडिकल टेंडेंसी बढ़ रहा था, इतना जो वहां पे सब कुछ हो रहा था, यानी रिलीजियस के खिलाफ इतना काम जो चल रहा था, दैट्स वाई हिंदू कॉलेज के जो अथॉरिटी थे वो ये डिसाइड किए कि भाई अब डेरोजियो का पत्ता साफ करना होगा, इनको यहां से निकालना होगा, नहीं तो भैया धर्म जो है वो संकट में आ जाएगा। दैट्स वाई यहां पे राजा राधाकांतो देव, यही नाम मैंने आपको शायद बताया था, तो राधाकांतो देव जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई साहब अब इनको जल्दी से कॉलेज से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो हमारा धर्म संकट में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इनको तो डिसमिस कर दिया गया, लेकिन ये जो छोड़ कर गए थे अपने पीछे उसको कौन संभालेगा भाई, तो उसको इसके स्टूडेंट्स लोगों ने अच्छे से संभाला। कब तक संभाला, 1840 तक संभाला। 1840 तक लगभग आपका मोमेंटम अच्छे से मूवमेंट चल रहा था, लेकिन 1840 तक आते आते एंड होते होते वो मूवमेंट जो था वो उसका मोमेंटम लॉस हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको कलेक्टिवली हम लोग यंग बंगाल कहा जाता है, यंग बंगाल्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड आपको मैंने ये भी बताया कि भैया ये आपको 1 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत हो गया ये टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है भाई विडो री मैरिज मूवमेंट। ठीक है, अब मैं यही बताऊंगा आपको कि अगर एग्जाम में आए ना आए, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, एग्जाम तो देना है ही है, उसमें मार्क्स भी लाना है, बट यहाँ पे ये जो है ना, ये मतलब जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को, हम इंडियंस को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एंटी सती मूवमेंट के बारे में मैंने बोला था कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसी तरह से इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, विडो रीमैरिज मूवमेंट। ये 2 मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तगड़ा मूवमेंट था। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट में मैंने लिखा है कि मेनी अटेम्प्ट वाज मेड बाय मिडिल क्लास पीपल। ये पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई विडो बोलते किसको हैं। अब आप बोलिए कि भैया मुझे मालूम है विडो किसको कहते हैं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर शायद आपको ना समझ में आए, अगर आपको नहीं पता हो तो हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आ जाए। विडो बेसिकली किसको बोलेंगे, देखिए मान लीजिए किसी का शादी हुआ है, ठीक है, एंड उसका क्या हो गया कि हस्बैंड का डेथ हो गया है उनका। अब शादी होने के तुरंत बाद नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल, 20 साल, कभी भी डेथ हुआ है। अब डेथ होने के बाद, ठीक है, अब डेथ होने के बाद उनका अगेन वापिस से मैरिज नहीं हुआ है। अब जब उनका वापिस से मैरिज नहीं हुआ है तो उस वक्त वो कहलाएंगी विडो। ठीक है, उस वक्त वो क्या कहलाएंगी, विडो कहलाएंगी। बात समझ में आ गया, यानी कि ऐसी वुमेन जिनका शादी तो हो गया है लेकिन उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, एंड डेथ होने के बाद उनका वापिस से रीमैरिज नहीं हुआ है, तो वैसे वुमेन को कहा जाता है विडो। यानी कि हम लोग अगर लोकल लैंग्वेज में अगर आप जानते होंगे तो उसको कहा जाता है विधवा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे एक एक पॉइंट करके समझते भैया कि किस तरह से विडो रीमैरिज मूवमेंट जो है वो चलाया गया था, एंड कैसे वापिस से फिर क्या हुआ, एंड विडो रीमैरिज मूवमेंट चलाया क्यों गया था, ये भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या है यहां पे, मेनी अटेम्प्ट वाज मेड बाय मिडिल क्लास पीपल्स टू लीगलाइज द हिंदू विडो रीमैरिज बट अनफॉर्चुनेटली ऑल वर फेल्ड।
तो भैया देखिए मामला ऐसा था कि अगर कोई विडो हो जाता है, यानी कि अगर किसी की पति जो है वो मर जाते हैं, तो भैया सबसे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले चला करता था सती का दौर था। ठीक है, उस वक्त क्या होता था भाई, अगर डेथ हो गया तो एक काम करो, वो जो वुमेन है उसको भी साथ साथ उसके फ्यूनरल पायर पर लेटा कर उसको भी जिंदा जला दो, ये उस वक्त चला करता था। अब सती को तो किसी तरह से बैंड कर दिया गया। अब जब सती को बैंड कर दिया गया तो अब जिनके भी हस्बैंड का डेथ होता था उनको तो अब जलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बैंड है। अब वो बैंड है तो भैया वो कहला जाती थी विडो, यानी कि विधवा, और उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। बहुत ही गंदे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था एंड उनका सोसाइटी में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। आई थिंक सो आप लोगों को ये बात अच्छे से मालूम होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात मालूम होगी। ठीक है, कि उनको समाज में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट क्या, उनको बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता था जो भी विडो हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा था कि विडो रीमैरिज मूवमेंट चलाया गया कि भाई जो विडो हो गई है वो मैरिज कर सकती हैं, वापिस से वो शादी कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले विडो रीमैरिज एक्ट पास होने से पहले वो लोग शादी नहीं कर सकती थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू हिंदू, तो हिंदू जो समाज था उनमें यह था कि जो विडो है वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती है उस वक्त। तो फिर यहाँ पे विडो रीमैरिज मूवमेंट चला। तो पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है उसको डिस्कस करते हैं। बहुत हो गया आपका इधर उधर का बात, अब इधर उधर का बात तो था नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, बट बाय द वे हम लोग पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या है, मेनी अटेम्प्ट वाज मेड बाय मिडिल क्लास पीपल्स टू लीगलाइज द हिंदू विडो रीमैरिज बट अनफॉर्चुनेटली ओवर फेल्ड। तो भाई देखिए मिडिल क्लास पीपल जो थे ना वो बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से विडो रीमैरिज एक्ट को लीगलाइज कर दिया जाए, हिंदू विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया भाई कि लीगल है, ये लीगल है, कोई भी विडो अब रीमैरिज कर सकती है, यानी कि वापिस से शादी कर सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसी का भी जो मूवमेंट है वो चला नहीं, किसी का भी अटेम्प्ट, किसी का भी कोशिश यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ऑल वर फेल्ड। अब आगे बढ़ते भैया कि पास कैसे हुआ। तो देखिए दूसरा क्या पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा है, दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि इट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु बिगेन अ कैंपेन इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। ही रियलाइज्ड दैट कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज वुड बी अपील to people if it is backed up by the reference of शास्त्रिक instruction. He started to study sacred books. अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे वो देखिए। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो पहले थे जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया। कैंपेन का मतलब जगह जगह पे कैंपेन लगाना। अब कैंपेन स्टार्ट किया किसके फेवर में, विडो रीमैरिज के फेवर में, यानी कि भैया विडो जो है उनको रीमैरिज करने का हक दिया जाए, उनको लीगल कर दिया जाए कि वो जो है वो वापिस से मैरिज कर सकती हैं विडो होने के बाद। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये कैंपेन स्टार्ट किया। अब जब कैंपेन स्टार्ट किया तो उनको ये महसूस हुआ कि भाई ये जो कैंपेन चला रहे हैं ना, ये अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे जोड़ दें तो भैया कैंपेन जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब क्या जोड़ दे, यहाँ पे जोड़ दे ये कि हम लोग यहाँ पे कोई शास्त्रिक इंस्ट्रक्शन लेकर आ जाए, यानी जिस चीज के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि भैया विडो रीमैरिज जो है वो नहीं हो सकता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसे उस वक्त के पंडित लोग कहा करते थे। ठीक है, तो भैया उस वक्त के पंडित लोग जब ये कहा करते थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पहला स्टेप ये था कि किसी भी तरह से शास्त्र में ये ढूंढा जाए, ये पता लगाया जाए और किसी भी तरह से ये जो मैं कैंपेन चला रहा हूं इसको एक बैकअप दिया जाए कि नहीं भैया शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है कि जो भी विडो है वो वापिस से मैरिज कर सकती हैं। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोचा कि अगर कुछ ऐसा हमको शास्त्र में मिल जाता है भाई तो फिर ये क्या हो जाएगा कि लोगों से फिर मैं अपील कर पाऊंगा कि देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है पूरी बात। अगर ये डायरेक्टली खड़े हो जाते हैं और जाके बोलते भैया नहीं विडो को रीमैरिज तो अब करवा के रहेंगे हम, ठीक है, तो फिर क्या होता, समाज में जितने भी ज्यादा पंडित वगैरह थे, जो भी ज्यादा आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, पुराने ख्यालात के थे, वो सब क्या करते भाई, इनको जम के खुराक में ले लेते। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ये लोग बुरा भला कहते और बहुत सारा चीज होता है इनके खिलाफ। लेकिन इन्होंने अगर ये जब शास्त्र के अनुसार चलते, यानी अगर कोई शास्त्र ज्ञान लेकर चलते अपने साथ कि भैया देखो यहाँ पे इसका रेफरेंस है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप किसी को बात समझा रहे हैं एंड उसको पहले से कुछ और मालूम है तो वो आपकी बातों को क्यों सुनेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी को मालूम है भाई कि आम जो है वो लाल कलर का होता है,
क्या कलर का होता है? लाल कलर का होता है। अब आप वहां गए और आप उसको समझा रहे कि नहीं भाई देखो आम जो है वो पीला कलर का होता है, अब वो बोले नहीं लाल कलर का होता है, आप बोले नहीं पीला कलर का होता है। अब दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर दीजिएगा, यहां पे मसला किसी का भी हल नहीं होगा। अब वहीं पे आप जो पीला पीला वहां पे चिल्ला रहे हैं भाई कि आम जो है मैंगो का कलर जो है वो येलो होता है, उसको अगर आप प्रूव करने के लिए कुछ उसको दिखा दे तो भाई वो चुप हो जाएगा और आपकी बातों को मान लेगा। बस इसी एग्जांपल से यहां पे समझिए कि ये अगर डायरेक्टली जाकर बोलते कि नहीं विडो रीमैरिज तो होके रहेगा भाई, जो करना है कर लो, जिसको रोकना है रोक के दिखाओ, तब यहां पे कुछ भी मसला हल नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शास्त्रीय इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने जो प्लान था, अपना जो कैंपेन था उसको बैकअप करना चाहा। ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने जितने भी धर्म समाज के जो आपका बुक वगैरह था उनको पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई कहीं से भी हमको ढूंढ के निकालना है कि विडो रीमैरिज जो है वो जायज है, यानी कि वो लीगल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है आफ्टर रीडिंग द बुक ही फाइनली फाउंडेड व्हाट ही वांट इन अ वर्स ऑफ पराशरा संहिता। अब भाई ये पराशरा संहिता क्या है मुझे पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं, बस इतना पता है कि ये कोई शास्त्र का बुक होगा। ठीक है, कोई हिंदू रिलीजन का कोई बड़ा बुक होगा, ये हमको मालूम है और इससे ज्यादा हमको यहाँ पे मालूम नहीं है। अगर आपको पता चले तो मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि ये पराशरा संहिता किसको कहा जाता है। अच्छा, तो बाय द वे ये तो मिल जाता मुझे इंटरनेट में अगर सर्च मारता तो, बट उतना टाइम नहीं था कि सर्च मारूं, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको इसके बारे में जानना है कि पराशरा संहिता किसको कहा जाता है, देन आप गूगल पे टाइप करके पता कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो जान लीजिए, बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बारे में देखते हैं कि पॉइंट में क्या लिखा है मैंने। आफ्टर रीडिंग द बुक्स ही फाइनली फाउंडेड व्हाट ही वांट इन अ वर्ड्स ऑफ Parasara Samhita. In one slokas, it has been categorically stated that a second marriage is action. Is यहाँ पे action नहीं होगा, second marriage is action for women under certain condition, one of which was death of husband. यहाँ पे action की जगह पे कुछ और होगा, यानी कि second marriage is legal वगैरह कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो बुक वगैरह पढ़ा, तो इतना सारा जो बुक पढ़ा तो भाई एट लास्ट इनको वो मिल गया जिनके तलाश में ये निकले थे। तलाश में किसके निकले थे? तलाश में इसके निकले थे कि किसी भी तरह से कोई भी एक हमको धर्म के बुक में, यानी कोई भी एक रिलीजियस बुक में, कोई भी एक ग्रंथ में हमको ऐसा चीज मिल जाए जिससे हम ये चीज प्रूव कर सके कि भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया जो सेकेंड रीमैरिज है, यानी कि जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती है। तो एट लास्ट इन्होंने जो पढ़ाई किया तो इनको मिल गया, और मिला कहां? मिला एक लाइन में, एक वर्स में मिला, जो कि कहां था? आपका पराशरा संहिता नामक बुक में मिला। एंड उसके एक श्लोकाज में ये लिखा हुआ था, ये डायरेक्टली स्टेट किया हुआ था कि भैया सेकेंड मैरिज जो है वोमेन का वो आपका लीगल है, सर्टेन कंडीशन में लीगल है। और वो सर्टेन कंडीशन क्या है? वो सर्टेन कंडीशन था कि अगर उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो। अब जब ये सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रहे थे ना, तब इनके पास अब बैकअप था। अब कोई भी कुछ बोलते तो उनको ये दिखा सकते थे, क्या लो देखो यहां पे ये लिखा हुआ है कि भैया विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? अच्छा, तो ये तीनों पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया भैया। बहुत सारे अटेम्प्ट में मिडिल क्लास पीपल बहुत सारे अटेम्प्ट बनाए, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग सब फेल्ड हो गए। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक कैंपेन स्टार्ट किया विडो रीमैरिज के फेवर में, एंड उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर ये कैंपेन के पीछे कोई बैकअप दे दे, और वो बैकअप ऐसा हो कि कोई शास्त्रीय इंस्ट्रक्शन से मिल जाए, तो भैया बस ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि अब पीपल को, यानी लोग जो मेरे बात को नहीं मानेंगे, उनको मैं ये दिखा सकूंगा, एंड फिर वो बात को मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन शास्त्रीय इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। कितना तेज मैं बोल लेता हूं ना। तो ये आपका 3 पॉइंट था, और लास्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया था? ये 2 पॉइंट था। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट में मैंने यहां पे बोला कि उन्होंने बहुत सारा बुक्स को पढ़ा, एंड बुक्स को पढ़ने के बाद एट लास्ट उनको एक चीज मिला जो कि पराशरा संहिता नामक बुक में लिखा हुआ था कि भैया सेकंड रीमैरिज, सेकंड मैरिज जो है, रीमैरिज नहीं, सेकंड मैरिज, तो सेकंड मैरिज जो है भैया वो सैंक्शन है, यानी कि वो आप कर सकते, वो लीगल है। ठीक है, ये आपका वहां से मिला, और कुछ कंडीशंस है, और उसमें से एक कंडीशन ये था कि अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो भैया सेकेंड मैरिज किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट हमारा हो गया। अच्छा, तो यही तीनों पॉइंट था क्या? नहीं भैया, और भी पॉइंट है यहाँ पे। क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। पहला और यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, यानी कि फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है मैंने? इन 1855 ही पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन द इशू ऑफ विडो रीमैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे 1855 में 1855 में उन्होंने पैम्फलेट छपवाया। अब आप में से बहुत से बच्चे को पैम्फलेट पता होगा, बहुत से बच्चे को पैम्फलेट नहीं पता होगा। सीधा पैम्फलेट का मतलब होता है भैया, ठेठ लैंग्वेज में समझिए तो पर्चा। ठीक है,
क्या होगा यहाँ पे, पर्चा, टेम्पलेट का मतलब बाहर जाइए, बाहर में देखिए दीवारों पे चिपका हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पैम्फलेट। तो इन 1855 ही पब्लिश द पैम्फलेट ऑन द इशू ऑफ विडो रीमैरिज। तो भैया विडो रीमैरिज होना चाहिए, इसके इशू में इन्होंने क्या किया, पैम्फलेट छपवा दिया चारों तरफ, पर्चा बंटवा दिया चारों तरफ। ऑन द पैम्फलेट उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, यानी कि उन लोगों के खिलाफ बहुत सारा बात बोला जो कि ऑर्थोडॉक्स पीपल थे। ऑर्थोडॉक्स पीपल मतलब कट्टरवादी पीपल, जो बोलते थे भैया कि अगर विडो रीमैरिज पास हुआ भैया तो हमारा धर्म जो है वो संकट में आ जाएगा। वैसे लोगों को यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स पीपल कहा गया है, यानी बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात के, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स पीपल इंपोजिंग डिसेबिलिटी ऑन विडो फॉर रीमैरिज, ठीक है। तो उन लोगों ने विडो के ऊपर ये बोल दिया था कि भाई बहन, भाई तो नहीं बोल सकते हैं विडो को, तो उन्होंने बोला कि आप जो है वो यहाँ पे मैरिज, वापिस से मैरिज यानी रीमैरिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्थोडॉक्स पीपल यानी कि जो उस वक्त के कट्टरवाद के पंडित वगैरह थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप जो है वो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1855 में उन्होंने पैम्फलेट छपवा दिया, चारों तरफ पर्चा बंटवा दिया, और उस पर्चे में, उस पैम्फलेट में उन्होंने जम के पिटाई किया। किस चीज का, जम के उन लोगों ने लिया आपका यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स पीपल का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जम के वहां पे लिखा किसके बारे में, ऑर्थोडॉक्स पीपल के खिलाफ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन 16 जुलाई। कितना जुलाई? 16 जुलाई। 16 जुलाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 16 जुलाई का मतलब हो गया आपका 16 नहीं है, यहाँ पे 26 जुलाई है। तो ऑन 26 जुलाई 1856 यानी 1856 एक्ट, यहाँ पे 15 भैया याद रखिएगा, एक्ट 15 इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद तो रखना पड़ेगा। एक्ट 15 यानी हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट was passed which legalized the remarriage of widows। तो भैया फाइनली 26 जुलाई 1856 डेट को दिमाग के कोई भी कोने में जाकर 2-3 बार अच्छे से बोलिए कि दिमाग तुम इसको अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि भैया एग्जाम में आ गया तो जल्दी से इसको बाहर निकाल के हमको लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे तो मेरा 1 मार्क्स कट जाएगा, और लिख देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सवाल 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो ऑन 26 जुलाई 1856 एक्ट 15 was passed which legalized the remarriage of widows। तो भैया विडोज का रीमैरिज अब हो जाएगा, ये पास हुआ एक्ट आपका 1856 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या यहाँ पे, द फर्स्ट विडो रीमैरिज टुक प्लेस ऑन 7 दिसंबर 1856। तो 7 दिसंबर 1856, 7 दिसंबर 1856 डेट को वापस से दिमाग के कोई हिस्से में जाइए और उसको बोलिए कि दिमाग भैया आप इसको कहीं पे भी ले जाकर अच्छे से रख दीजिए, जब मैं मांगूंगा आप निकाल कर मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने दिमाग को अच्छे से समझा दीजिए। तो क्या लिखा यहाँ पे, द फर्स्ट विडो रीमैरिज टुक प्लेस ऑन 7 दिसंबर 1856 बिटवीन श्री चंद्र विद्यारथा, ठीक है, नाम याद रखिएगा भैया, नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, श्री चंद्र विद्यारत्ना एंड कालीमती देवी हु वॉज अ विडो ऑफ ओनली 11 ईयर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो विडो रीमैरिज हुआ भैया वो कब हुआ, वो हुआ आपका 7 दिसंबर 1856 में, ठीक है। किन के बीच में हुआ, तो श्री चंद्रा विद्यारत्ना एंड कालीमती देवी के बीच में, ठीक है। कलीमती देवी बोले या कालीमती देवी बोले, मुझे नाम हो सकता है प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो या फिर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन इसका मालूम है तो आप मुझे बता दीजिएगा या फिर आप समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे कलीमती लेकर चलता हूं। तो कलीमती देवी हु वाज अ विडो ऑफ 11 ईयर्स। तो देखिए सिर्फ ये 11 साल की थी और ये विडो हो गई थी, ठीक है। अब सोचिए 11 साल के बाद इनका पूरा जिंदगी बचा हुआ था, पूरा लाइफ बचा हुआ था, एंड इनको पूरे लाइफ समाज का ठोकर खाकर कर जीना पड़ता। सोच कर देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ऐसा सैकड़ों करोड़ों हजारों एग्जाम्पल आपको उस वक्त मिल जाता देखने को, ठीक है, क्योंकि उस वक्त बाल विवाह भी हुआ करता था, यानी बचपन में ही शादी कर दिया जाता था। तो यहां पे हम लोगों ने तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ लिया कि 1855 में उन्होंने एक पैम्फलेट छपवाया, किन्होंने छपवाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया ऑर्थोडॉक्स पीपल को, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे हम लोगों ने समझा कि 26 जुलाई 1856 में एक्ट 15 के द्वारा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उससे जो है वो रीमैरिज ऑफ विडोज जो है वो आपका लीगलाइज करवा दिया गया, यानी कि अब ये लीगल हो गया। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले जो है वो किनका जो है वो विडो रीमैरिज हुआ, तो यहाँ पे कलीमती देवी का नाम आया, जिनका सिर्फ और सिर्फ 11 साल उम्र था, एज सिर्फ और सिर्फ 11 ईयर्स था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया विडो रीमैरिज एक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे 19th सेंचुरी बंगाल रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था,
सबसे पहले हम लोगों ने वहां पे पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, पढ़ने के बाद आपका एजुकेशनल रिफॉर्म्स पढ़ा, सोशल रिफॉर्म्स पढ़ा, एंड अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि रिलीजियस में, धर्म में क्या क्या चेंजेस आया। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके स्लाइड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए स्लाइड में छुपा हुआ है। तो सबसे पहला है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ था, लेकिन आपका वही चीज कॉपी था जो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रह्मो समाज के बारे में, यानी ब्रह्मो मूवमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे से बताया था। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 12-13 पॉइंट देकर मैंने समझाया था कि आखिर ब्रह्मो मूवमेंट किसको कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ब्रह्मो मूवमेंट डिवीजन। उस वाले क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपका ब्रह्मो मूवमेंट में, यानी ब्रह्मो समाज में बहुत सारा डिवीजन हो गया था, एंड उस डिवीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ऐसा मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिवीजन हुआ था और कौन कौन सा डिवीजन हुआ था, क्या क्या बना था डिवीजन होने के बाद। तो पहला यहाँ पे डिवीजन देखिए, पहला डिवीजन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देवेंद्र नाथ डिडेंट अलाउ टू लिंक एनी सोशल रिफॉर्म टू ब्रह्मो समाज। अब देखिए देवेंद्र नाथ जो थे वो लीडरशिप इन्हीं का चल रहा था, तो भैया इन्होंने एकदम साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी इसमें कोई अलग सोशल रिफॉर्म को ऐड नहीं कर सकता, लिंक नहीं कर सकता। अब जब इन्होंने ये बात बोला तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया, भैया आप अपना संभालो, मैं अपना बना लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एंड इन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन्होंने उसका क्या नाम है, उसका नाम है यहाँ पे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नाम थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, वो था ब्रह्मो समाज और ये हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भैया आप अपना संभालो, मैं अपना बनाता हूं और यहां से निकलता हूं। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने अपना बनाया एक नया ऑर्गेनाइजेशन और उसका नाम रख दिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बना कब, बना यहाँ पे 1865 में। अगेन ब्रेन को कह दीजिए कि इसको कोई अच्छे जगह पे रख दे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी उससे आप पूछिए कि भैया जल्दी से बताओ कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, तो 1856 में फॉर्म हुआ था। एंड एक बात और, यहाँ पे केशव चंद्र सेन नाम याद रखिएगा कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने फॉर्म किया था 1865 ईस्वी में। ठीक है, यहां पे मैंने शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया है। तो यहां पे देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ, देवेंद्र नाथ ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। अब देवेंद्र नाथ जो बच गए थे भैया, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका क्या होगा, तो उसका यहाँ पे नाम चेंज हो गया, एंड नाम चेंज हो गया यहाँ पे आदि ब्रह्मो समाज रखा गया। क्या रखाया नाम, आदि ब्रह्मो समाज। पहले क्या नाम था भाई, पहले नाम था ब्रह्मो समाज, अब नाम रखा गया आदि ब्रह्मो समाज। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिखा हुआ है साधारण ब्रह्मो समाज। अच्छा, तो और डिवीजन हुआ था भैया ब्रह्मो समाज का, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे और भी डिवीजन हुआ ब्रह्मो समाज का। अब इस ब्रह्मो समाज का डिवीजन का नाम रखा गया साधारण ब्रह्मो समाज। इसमें कैसे डिवीजन हुआ, किसने किया, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज रिनाउंस्ड केशव चंद्र सेन लीडरशिप। अब देखिए केशव चंद्र सेन ने तो अपना बना लिया था भैया कि मैं चलूं, अब आप अपना जो है वो संभालिए, वो अपने बनाकर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाकर वहां से निकल गए थे। लेकिन हुआ ऐसा कि बहुत सारे मेंबर्स थे जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला कि जो केशव चंद्र सेन है उनका लीडरशिप हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनका लीडरशिप, तो उनके लीडरशिप में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। अब जब उनके लीडरशिप में वो लोग नहीं रहना चाहते तो भैया उन लोगों ने भी क्या कहा केशव चंद्र सेन को, अब आप अपना संभालिए और मैं अपना संभालता हूं। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने भी जाकर अपना अलग बना लिया, एंड उसका नाम दिया साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, अगेन यहाँ पे ब्रेन को बोलिए कि 1878 1878 इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेने के लिए, जब भी उससे पूछा जाए तो जल्दी से बता दे, क्योंकि सवाल 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन लीडरशिप, यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, हाँ, क्या साधारण ब्रह्मो समाज कैसे फॉर्म हुआ, तो बहुत सारे मेंबर्स थे ब्रह्मो समाज के, ब्रह्मो मूवमेंट के, जिन्होंने कहा कि भैया केशव चंद्र सेन का लीडरशिप हमें पसंद नहीं आ रहा है और हम लोग अब नया साधारण ब्रह्मो समाज बनाते हैं। एंड साधारण ब्रह्मो समाज क्रिएट हुआ 1878 में। अब ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ विजय कृष्णा गोस्वामी। इंपॉर्टेंट नेम है ये इंपॉर्टेंट नेम किस तरह से यहां पे बोला गया, तो ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ विजय कृष्णा गोस्वामी। तो देखिए विजय कृष्णा गोस्वामी एंड शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, मोटे तौर पे ये समझिए कि इन दोनों ने मिलकर ही साधारण ब्रह्मो समाज को लीड किया या फिर बनाया, ये आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो भैया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया सबसे पहले था ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के बाद डिवाइड होके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन गया, एंड उसके बाद आपका जो बचा हुआ था वो आदि ब्रह्मो समाज रह गया, एंड फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फिर से डिवाइड हुआ और साधारण ब्रह्मो समाज बन गया। कितना डिवीजन हो रहा है। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, छोटा सा है बट अगेन 1 मार्क्स का सवाल है ये। ठीक है, तो नवाब विधान इन 1881 केसी सेन मतलब केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो इन 1881
केसी सेन फॉर्म्ड अ न्यू रिलीजन नेम्ड नवाब विधान। तो देखिए केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने एक नया रिलीजन फॉर्म किया, कौन से ईयर में? 1881 में। याद रखिएगा फिर से अगेन भैया, जो जो डेट है उसके लिए तो दिमाग का एक चेंबर, एक जगह आराम से उसके लिए बुक कर दीजिए। वहां पे जो भी डेट है सबको जाके अच्छे से प्रिंट करके रख लीजिए, जब भी जरूरत पड़े ब्रेन को वहां से निकालने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, तो 1881 में केशव चंद्र सेन ने न्यू रिलीजन फॉर्म किया जिसका नाम था नवाब विधान। नवाब विधान 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो भैया 1 मार्क्स का कीमत हम सबको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पे रामाकृष्णाज आइडियाज ऑफ सर्वधर्म समानव्य, मतलब सभी धर्म जो है वो समान है, ठीक है। ये आपका रामाकृष्णा का आइडिया था। एक एक करके पॉइंट देखते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहला पॉइंट, रामाकृष्णा वाज कन्विंस्ड दैट ऑल रिलीजन लीड टू द सेम गोल। भैया इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनके बारे में अच्छे से समझिए अभी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नाम इनका बहुत ज़्यादा जाना माना नाम है, रामाकृष्णा। तो देखिए इनका बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जाग जाए। देखिए रामाकृष्णा जो थे ना, वो आपका क्या किए कि वो निकले कि धर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि भैया कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म छोटा है, कौन सा धर्म क्या है, कैसा है, कब है, क्या है, यही सब आप पता लगाने के लिए इन्होंने आपका ये बाहर निकले, ठीक है। अब जब ये बाहर निकले भैया, बाहर का मतलब क्या कि मिशन पे निकले। अब मिशन पे निकले तो इन्होंने क्या किया कि सभी धर्म को फॉलो किया, जितने भी धर्म थे सभी धर्म को फॉलो किया। अब वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी हो, इन्होंने सभी धर्म को फॉलो किया। ये हो गया एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये इन्होंने जो धर्म को फॉलो किया, तो धर्म को फॉलो करने के बाद क्या हुआ, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रामाकृष्णा वाज कन्विंस्ड दैट ऑल रिलीजन लीड टू द सेम गोल। ये भैया इस बात को मान चुके थे, ये बात बताने वाले थे, सबको बता रहे थे, सॉरी बताने वाले नहीं थे, सबको ये बता रहे थे, और ये खुद कन्विंस हो गए थे कि जितने भी धर्म हैं वो उन सभी का गोल एक ही है, ठीक है, एक ही गोल है। दस ही कंक्लूडेड दैट ऑल द रिलीजन्स आर वैलिड एंड ट्रू। तो इन्होंने बोला कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब जो है वो वैलिड है एंड सब सच्चा रिलीजन है, सब रिलीजन यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि सभी रिलीजन्स का जो है वो गोल सिमिलर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या मैंने लिखा है वो देखिए, ही हैड प्रैक्टिस्ड ऑल रिलीजन्स एंड ऑल्सो द डिफरेंट पाथ ऑफ द हिंदू सेक्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जितने भी रिलीजन है सबको फॉलो किया। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हिंदू सेक्ट्स, यानी हिंदू में ना बहुत सारा उस वक्त हिस्सा हुआ करता था, तो हिंदू में जो जो हिस्सा था उन सबको भी इन्होंने, उन सब सेक्ट्स को भी, जो जो अलग अलग डिवीजन हुआ करता था, उस सब डिवीजन के पाथ को भी फॉलो करके इन्होंने देखा। एंड लास्ट ही फाउंडेड दैट इट वॉज द सेम गॉड, वो वही गॉड है जिनके पीछे सभी अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। कृष्णा बोले या फिर यहाँ पे शिव बोले या फिर यहाँ पे अल्लाह बोले या फिर भगवान बोले, जो भी बोले अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, तो जो भी बोले वो सब आखिरकार एक ही है, ऐसा ये बताना चाह रहे थे। एंड इसीलिए यहाँ पे इनका आइडिया का नाम है कि रामकृष्णाज आइडिया ऑफ सर्वधर्म समानव्य। यहाँ पे सर्वधर्म समानव्य का मतलब ही हुआ कि सभी धर्म जो है वो एक समान है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको कि ही हैड प्रैक्टिस ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को इन्होंने प्रैक्टिस किया, यानी कि फॉलो किया। एंड इन्होंने ये देखा कि सभी जो है वो सेम गॉड है, सेम ही गॉड है, जिनके तरफ सेम ही भगवान है, सेम ही अल्लाह है, सेम ही ईश्वर है, जिनके तरफ सभी अपने कदम को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे बहुत फेमस पर्सनालिटी के बारे में, इनके बारे में सबको पता होगा, आई थिंक सो, वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब इनका क्या था आइडियल्स, इनका आइडिया क्या था रिलीजन्स के रिगार्डिंग में, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनका आइडियल्स क्या था रिलीजन्स के रिगार्डिंग में, रिलीजियस के रिगार्डिंग में। पहला, न्यू वेदांता ऑल्सो कॉल्ड न्यू हिंदुइज्म इंट्रोड्यूस बाय द स्वामी विवेकानंदा। तो भैया जो स्वामी विवेकानंदा थे, इन्होंने न्यू वेदांता, ठीक है, या फिर यूं कह ले कि न्यू हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्या है ये, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। न्यू वेदांता इज द री एस्टैब्लिशमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये पॉइंट के बारे में। तो न्यू वेदांता इज द री एस्टैब्लिशमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेदांता ऑफ संकारा विथ मॉडर्न आर्ग्यूमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि जो जो चीज था उसको मॉडर्न तरीके से ढाल दिया, एंड मॉडर्न तरीके से ढालकर उसका नाम दिया वेदांता। इस तरीके से ढाला गया उसको, इस तरीके से चेंजेस लाया गया उसमें कि जो मॉडर्न मैन है वो उसको अच्छे से फॉलो कर सके, ठीक है, मॉडर्न मैन अच्छे से उसको फॉलो कर सके, उस तरीके से इन्होंने बनाया। एंड उनका नाम था न्यू वेदांता। अच्छा, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंदा, इंडियाज पास्ट वॉज गोल्डन एंड शी वॉज द
टीचर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि हमारे स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग में, इंडिया का जो पास्ट था वो भैया सोने से चमका हुआ था, ठीक है, सोने के जैसा था। और वो जो थी वो पूरी दुनिया को सिखाती थी स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, पूरी दुनिया को स्पिरिचुअल सिखाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ वो देखिए। बट हिंदुइज्म ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के जो हिंदुइज्म थे वो आपका वर सुपरस्टिशियस, यानी बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी थे, एंड परफॉर्मर्स ऑफ एलेबोरेट रिचुअल्स। अब अंधविश्वास होने के कारण एंड एलेबोरेट रिचुअल्स को परफॉर्म करने के कारण जो हमारा समाज, जो हमारा इज्जत था वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा था। अब वो चाहे आप सती के नाम पे ले ले या फिर आप विडो मैरिज के नाम पे ले ले, तो बहुत सारा ऐसा समाज में अंधविश्वास था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका बाल विवाह वगैरह बहुत टाइप का एविल प्रैक्टिसेस किया जाता था उस वक्त, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ये सब हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है? तो वही विवेकानंद यहाँ पे बता रहे थे या बताए हैं कि आपका जो हिंदुइज्म 19th सेंचुरी का, वो लोग सुपरस्टिशियस थे, यानी कि अंधविश्वास को ज्यादा मानने वाले थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे और हम लोगों ने क्या देखा कि आपका न्यू वेदांता को हम लोग न्यू हिंदुइज्म कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी एक आप कह सकते हैं कि एक टाइप का ये नया रिलीजियस था, ये आप मान सकते हैं। नया नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। अब थोड़ा सा चेंजेस इसलिए किया गया ताकि मॉडर्न मैन को, यानी कि जो हमारा मॉडर्न जेनरेशन है, वो इसको अच्छे से अडेप्ट कर सके, फॉलो कर सके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, मैंने आपको बताया कि जो इंडिया था वो भैया गोल्ड था, पास्ट जो है वो इंडिया का वो गोल्ड है, और वो आपका पूरे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल में टीचर हुआ करते थे, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का टीचर था। शी वॉज टीचर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट हिंदुइज्म ऑफ 19th सेंचुरी वह सुपरस्टिशियस, बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, इसीलिए दैट्स वाई धीरे धीरे जो है वो सब कुछ घटता चला गया। बात समझ में आया? तो ये स्वामी विवेकानंदास का आइडियल्स था, तो इसके बारे में मैंने आपको अभी अच्छे से बता ही दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि इन्होंने ये भी बताया कि भैया देखिए, वेस्टर्न का जो आपका कुछ कल्चर आया था इंडिया में, वेस्टर्न का जो कुछ कल्चर आया था इंडिया में, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ एंड बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। नुकसान कैसे हुआ? नुकसान यहाँ पे सेल्फिश, बहुत ज्यादा लोग सेल्फिश होना शुरू हो गए। जो वेस्टर्न कल्चर का जो थोड़ा सा हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा, उसके कारण लोग जो है वो सेल्फिश होना शुरू हो गए। लेकिन कहीं कहीं पे आपका यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी था। पॉजिटिव पॉइंट क्या था यहाँ पे कि आपका वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हुआ, यानी इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हुआ। साथ ही साथ फीमेल एजुकेशन, फीमेल को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, तो वो आपका स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारा बेनिफिट भी था एंड बहुत सारा वहां पे यहाँ पे लॉस भी था, ठीक है। जैसे कि आपका सेल्फिश हो जाते थे लोग, अब सेल्फिश होने लगे थे धीरे धीरे, ये आपका वेस्टर्न कल्चर से अडेप्ट किया गया था। तो ये यहाँ पे कुछ आपका फंडा है पूरे चैप्टर का। एट लास्ट हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर दो टॉपिक तो आपने पढ़ाया ही नहीं। कौन कौन सा टॉपिक है भैया? एक है ललन फकीर एंड दूसरा है नेचर एंड यहाँ पे नेचर एंड असेसमेंट ऑफ बंगाल रेनेसा। ये दो टॉपिक तो आपने पढ़ाया नहीं सर। तो देखिए, ये दो टॉपिक आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दो टॉपिक आप खुद से पढ़कर समझ जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बताने के लिए तो तैयार हूं ही, ठीक है। तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बुक में, तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ललन फकीर के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन थे, क्या थे और किस चीज को सपोर्ट करते थे वगैरह समझ लीजिएगा थोड़ा सा, एंड इसको देख लीजिएगा। ये नेचर एंड असेसमेंट ऑफ द बंगाल रेनेसा, बेसिकली यहाँ पे आपको डिबेट देखने को मिलेगा कि भैया बंगाल रेनेसा सच में रेनेसा था या नहीं था। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत डिबेट देखने को यहाँ पे मिल सकता है नेचर एंड असेसमेंट ऑफ बंगाल रेनेसा में। तो मैं बोलूंगा कि आप इसको खुद से पढ़िए एंड खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो और ज्यादा आपको यहाँ पे मजा आएगा। फिलहाल हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। एक चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इसका, एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने लाइफ साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा 3rd वीक कंप्लीट हो गया है आज। दैट मीन्स कि हम लोगों ने अब तक 15 क्लासेस कर लिया है। हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आपका 3-3 क्लासेस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आई थिंक सो मैथ का भी हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो जरूर आपका यही कोशिश है कि सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी आपका नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग तक सिलेबस को कंप्लीट लपेट दिया जाए, ठीक है, ताकि हम लोगों को रिवीजन करने का अच्छा खासा टाइम मिल सके, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर वगैरह पे डिस्कस करने के लिए हम लोगों को टाइम मिल सके कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और एक और बात आप लोगों को अभी मैं बोलूंगा कि भैया अभी जितना भी सजेशन कहीं भी दिया जा रहा है या कहीं भी बेचा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो भी सजेशन अभी दिया जा रहा है
उसके ऊपर आप कहीं भी ध्यान मत दीजिएगा। ये सब आपको अभी, अगर अभी आप सजेशन को फॉलो करना शुरू कर दिए तो ये आप कहीं पे लिख के ले लीजिए, आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अभी आपका क्या टारगेट होना चाहिए, अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप उसका अच्छे से देखिए, समझिए, कहीं पे प्रॉब्लम होता है कुछ भी मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे सजेशन के पीछे मत भागिएगा अभी के लिए, ये बात अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। सजेशन जो है वो जानलेवा है, ठीक है, तो बैको जानलेवा है, इसी तरह से सजेशन अभी के लिए जानलेवा है, तो इसीलिए सजेशन पे ध्यान मत दीजिएगा अभी। अभी बस इतना देखिए कि मैं वीडियो में जो जो आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो सब समझिए कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे बात को समझिए। इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि भैया पिछला कुछ साल जो था, पिछला कुछ ईयर था, उसमें हम लोगों ने एनालाइज किया, हम लोगों का इन द सेंस कि मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करके आपको मैंने यहां पे बता दिया कि देखिए भैया ये चीज जो है वो मुझे बहुत बार देखने को मिला है। अब चाहे वो ABTA हो या फिर आपका कोई टेस्ट पेपर, तो बेसिकली मैं उतना देखता नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा बस वही ABTA, तो ABTA हो या फिर आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हो 2-3 साल का, तो उसमें जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगेन क्योंकि हर बार पूछा जा रहा है तो हो सकता है पूछा जाए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कंफ्यूजन है। दैट्स वाई आपको सजेशन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। और बाय द वे हम लोग इसको भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि सजेशन के पीछे आप मत भागिएगा। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि पूरा का पूरा आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड आपको एक प्रो टिप मैं लास्ट में दूंगा, यानी कि जब हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम का प्रिपरेशन करना, किस तरह से एग्जाम में जो है वो अच्छा खासा मार्क्स फोड़कर आया जाए, उसका प्रिपरेशन हम लोग करेंगे स्टार्ट जब हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए सिलेबस को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना, एक एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान बांट दिया है। अभी फिलहाल इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे मैं एंड करता हूं। मैं मिलूंगा आपको मंडे हमारा मैथ है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।